हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिर फुल हफ्ते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एफ ऑफ जेड इज analytic function of z, then prove that del square by del x square by del square by del y square mod of f of z का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है मतलब एफ डैश ऑफ जेड यूनिक आएगा हर एक पॉइंट रीजन आर पे, जहां पे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। पहला तो ये पॉइंट हमें पता है। दूसरा, यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तीसरा कि u और v, जो f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, तो u और v ये कैसे होंगे एक दूसरे के, ये दोनों कैसे होंगे एक दूसरे के हार्मोनिक मीन होंगे। और u और v दोनों के दोनों कैसे फंक्शन होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। याद है इतनी चीजें। तो चलिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। हियर f ऑफ z, f ऑफ z हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, u प्लस आई वी के फॉर्म में होता है। इज एनालिटिक फंक्शन, कैसा फंक्शन है ये, इज एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है तो इसने सी आर इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लेंगे देयरफॉर इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस। मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से। ये दोनों इक्वेशन कौन सी हो गई, ये दोनों की दोनों इक्वेशन हो गई हमारे पास सी आर इक्वेशन। ऑल्सो अगर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो u और v ये क्या होने चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। ऑल्सो u and v are harmonic function. Reason, since f of z equals to u plus iv ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर f of z u plus iv अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो u और v कैसे फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन क्या करते हैं, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप बोल सकते हैं डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0, एंड डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू आ जाएंगी 0। आ गया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहां तक अभी तक जो चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को यूटिलाइज करके हम आंसर निकाल रहे हैं। अब देखिए मुझे यहां पे चाहिए मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। नाउ एफ ऑफ जेड मुझे क्या दिया हुआ है, u प्लस आई भी दिया हुआ है। मुझे पता है अगर z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो जैसे मुझे मॉड ऑफ z निकालना है तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस i के साथ जो ये पार्ट है उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो बताइए इस हिसाब से मॉड ऑफ एफ ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट में कौन है u, उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट में कौन है v, उसका स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में मुझे क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर दिख रहा है। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर। मिल गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन ही बता रहा है आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब क्या बोल रहा है, इस पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाओ। पहले पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई लगाना है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। इस पे डेरिवेटिव लगाओगे क्या, नहीं, मुझे ये एज इट इज चाहिए। यहाँ पे चाहिए तो आप इसको छेड़ेंगे क्या, नहीं, आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे पता है u भी फंक्शन है x और y का, v भी फंक्शन है x और y का। तो आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों में से किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2u, लेकिन x के जगह क्या है u, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v, लेकिन फिर से x के जगह है v, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई। मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड के स्क्वायर पे दो बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन लगाना है। तो फिर से कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, वी गेट। अब बताओ डेल अपॉन डेल एक्स एक बार ऑलरेडी था, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को मैं निकाल लेता हूं कॉमन। अब देखो यहाँ पे u है और डेल u बाय डेल एक्स है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेल u बाय डेल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड मतलब डेल u बाय डेल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u का डेरिवेटिव डेल u बाय डेल एक्स। सेम चीज 2 तो आपने बाहर निकाल लिया है तो उसको छोड़ दो, दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव लगा रहे। डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या रहता है u, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या तो फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो चलिए क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेल v बाय डेल x का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर v बाय डेल x स्क्वायर, प्लस सेकंड मतलब डेल v बाय डेल x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेल v बाय डेल x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो बताइए यहां से क्या वैल्यू मिली आपको। तो यहां से आपको मिला डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जैसा था वैसा। क्या होगा यहाँ पे, u डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर आया, फिर उसके बाद डेल u बाय डेल एक्स इंटू डेल u बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल एक्स इंटू डेल v बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल v बाय डेल एक्स का। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपने ये पहला वाला पार्ट निकाल दिया। अब मुझे निकालना है सेकेंड वाला पार्ट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल y ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, y के जगह क्या आया u, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, y के जगह क्या आया v, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पहले ही कॉमन निकाल। अब देखो फर्स्ट सेकेंड दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में,
यू भी फंक्शन है एक्स और वाई का, तो डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई भी फंक्शन होगा एक्स और वाई का। प्रोडक्ट रूल क्या रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड यानी डेल यू बाय डेल वाई। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यू का डेरिवेटिव आ जाएगा डेल यू बाय डेल वाई। सेम चीज फर्स्ट सेकेंड, टू ऑलरेडी बाहर निकाल दिए तो आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आ गया? तो बताइए क्या मिला आपको, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस वी डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल वी बाय डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए मुझे वैल्यू का एक ही चाहिए, मुझे ये LHS को करना है सॉल्व, करना है। तो चलिए जिसको सॉल्व करना है उसको कर लेते हैं कंसीडर। तो आप करेंगे कंसीडर किसे, इस वैल्यू को करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करो, पहले डेल जाएगा इसके पास तो आ जाएगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। हमारे पास इनकी वैल्यूज है क्या है, ये है आपकी पहली वैल्यू, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर की पहली वैल्यू ये रही। आ गया? फिर कौन सा साइन है, प्लस। फिर चाहिए डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब कर दो दोनों को ऐड। चलिए ऐड करते हैं। पहले तो इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, 2 को निकाल लेता हूं कॉमन। आ गया? इस पे भी u है, इस पे भी u है, u को निकाल लेता हूं कॉमन, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर, आ गया डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। फिर दिख रहा है डेल यू बाय डेल वाई का स्क्वायर। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, v को निकाल लेता हूँ बाहर तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डेल v बाय डेल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे डेल v बाय डेल वाई का स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस डेल v बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल वाई का स्क्वायर। आएगा? कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है u और v कौन से फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और हमें पता है हार्मोनिक फंक्शन है तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, 0। डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर ये भी क्या होगा, 0। तो अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 यूज करूं तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम्स ये हो गया 0, लिखने की जरूरत है नहीं, तो बचा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, ये भी 0 हो गया तो बचेगा डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया डेल वी बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। हो गया?
काय की वैल्यू है ये? इस फंक्शन। आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमें आंसर क्या चाहिए। हमें चाहिए 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का चाहिए। अब आप देखो मेरे पास एफ ऑफ जेड है u प्लस आई बी, जहां पे u और b फंक्शन है x और y के। तो f डैश ऑफ z निकालने के लिए मैं या तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो मैं f डैश ऑफ z निकालने के लिए मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। दोनों केसेस में मुझे f डैश ऑफ z मिल जाएंगे, एंड f ऑफ z एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, क्योंकि f ऑफ z फंक्शन है u और v फंक्शन है x और y के, है। तो आपको पता है कि आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए मॉड ऑफ f डैश ऑफ z, तो पहले तो मुझे f डैश ऑफ z बनाने की कोशिश करना है। f डैश ऑफ z बनाने के लिए या तो मेरे पास डिफरेंशिएशन या तो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए या सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। तो चलिए मैं विद रिस्पेक्ट टू x ले लेता हूं डिफरेंशिएशन को। अब ये इक्वेशन आपको फिर से नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि आपको वहां पे समझ में आया हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं करके मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूं वहां पे। अब हम पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, 2 टाइम्स जैसा था वैसा डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। एक्स से मुझे कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे y को हटाना है। तो चलिए डेल यू बाय डेल वाई, क्या रहती वैल्यू? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, तो आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। मुझे x से कोई तकलीफ है क्या? नहीं, तो आ गया डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। y से तकलीफ है तो डेल वी बाय डेल वाई की जगह मैं लिख दूंगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन यूज किया यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी आपने CR इक्वेशन यूज किया। क्योंकि ये समझा मुझे f डैश ऑफ z चाहिए, मतलब मुझे f ऑफ z को डिफरेंशिएट करना, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू y भी कर सकता हूँ। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको? 2 टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मिला? 2 इंटू डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर, डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर। यहां से 2 को बाहर निकाल लो, 2 2 जार हो जाएगा 4 टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर। और यही क्या हो गया मेरे लिए? 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर। क्यों हुआ समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? एफ डैश ऑफ जेड को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। याद है ना, एफ ऑफ जेड की वैल्यू थी u प्लस आई बी। यू और भी फंक्शन है x और y का, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूं तब भी मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ जेड। मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूं तब भी मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ जेड मिलेगा। अब मुझे इसका निकालना है मॉड। मुझे पता है अगर z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब मैं निकालूंगा मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ किसकी वैल्यू आएंगी स्क्वायर रूट के अंदर? यहां पे देखो x के जगह रियल पार्ट में कौन है? डेल यू बाय डेल एक्स, तो आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस y के जगह इमेजिनरी पार्ट में कौन है? डेल वी बाय डेल एक्स, उसका हो जाएगा स्क्वायर। मतलब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर।
आ गया। और यहाँ पे यही वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर आ गया। और यही प्रूव करना था आपको, तो आप लिख सकते देयरफॉर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका आंसर आता है 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा। और यही करना था आपको प्रूव। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। तो यहाँ पे अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छे से याद नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of z is analytic function with constant modulus, show that f of z is constant। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर f of z ये एनालिटिक फंक्शन है जिसका कांस्टेंट मॉड्यूलस है, मतलब अगर मैं बोलूं z की वैल्यू है x प्लस आई वाई, मैं कभी भी कांस्टेंट मॉड्यूलस बोलूं मतलब मॉड ऑफ z कांस्टेंट है, ये कह रहा है। अब यहाँ पे किसको, f ऑफ z को कह रहा है, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड। ये किसकी वैल्यू क्या आती है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो कांस्टेंट मॉड्यूलस का मतलब समझ रहा है ना, कि जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तो वो कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। तो अगर कह रहा है कि एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जिसका कांस्टेंट मॉड्यूलस है, तो आपको बताना है कि एफ ऑफ जेड ये कैसा फंक्शन रहेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से सेम मेथड। हियर एफ ऑफ जेड कैसे डिनोट करते हैं उसको, u प्लस आई वी से, इज एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब देयरफॉर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, मॉड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कह रहा है इसका वैल्यू क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। समझा, कांस्टेंट मॉड्यूलस क्यों कह रहा है वो आपको बताना चाहता है कि इसका मैग्नीट्यूड कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मैंने कांस्टेंट को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, c। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये चीज समझ में आया, क्यों ऐसा लिखे, क्यों लिख रहे समझ में आ रहा है। अब देखिए मुझे दिखाना है कि एफ ऑफ जेड कांस्टेंट है, दिखाना है एफ ऑफ जेड कांस्टेंट कब आएगा, जब u और v की वैल्यू कांस्टेंट आए, है ना। अगर जैसे एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाए a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहां पे a भी कांस्टेंट हो b भी कांस्टेंट हो, तो यानी एफ ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे दिखाना है कि u और v दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट है। मतलब अब मुझे एफ ऑफ जेड से कोई काम नहीं, मुझे काम है u और v से। मुझे कैसे तो भी u और v को दिखाना है यहाँ पे कांस्टेंट दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली चीज तो मुझे एक चीज हमेशा याद रखना, अगर फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है तो चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये मेंशन कर दीजिएगा वहां पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो मुझे हार्मोनिक फंक्शन दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे एज एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, therefore it satisfies CR equations। CR equations क्या होता, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल रहेगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से,
एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल रहेगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से रहेगा। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमें एफ ऑफ जेड को दिखाना है कांस्टेंट, मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल है u प्लस आई वी से, तो मुझे u को भी एक कांस्टेंट दिखाना है, v को भी एक कांस्टेंट दिखाना है। अब मैं ये चीज दिमाग में रखते हुए कोशिश करूंगा यहाँ पे कांस्टेंट लाने की। कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, ताकि मेरे इक्वेशन में विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन भी आ जाए, विथ रिस्पेक्ट टू y भी आ जाए। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा? u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, x के जगह है u तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, x के जगह कौन आया? v, तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा मल्टीप्लाई, c स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, आ गया राइट हैंड साइड 0 आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा u टाइम्स डेल u बाय डेल x प्लस v टाइम्स डेल v बाय डेल x इक्वल्स टू 0। आगे कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर, शायद 3 तक दे चुके थे, 4। फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बताइए u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, y के जगह है u तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, y के जगह है v तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा मल्टीप्लाई, c स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा u डेल u बाय डेल y प्लस v डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए आप ये इक्वेशंस को यूज करके आपस में कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। क्यों? यहाँ पे डेरिवेटिव u का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, v आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे v आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर ये सेम रिस्पेक्ट में ना हो तो मैं ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। अब मैं इसे सेम बनाने की कोशिश करूंगा, किसे यूज करके? CR इक्वेशंस को यूज करके। ये है मेरे पास CR इक्वेशंस। अब मैं सेम टाइप का डेरिवेटिव लाने की कोशिश करूंगा। जैसे क्या कहना चाहता हूं इसे समझिए। इक्वेशन 4 को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पे क्या है? u टाइम्स डेल u बाय डेल x है ऐसा, तो मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू x रख रहा हूं। अब आप देखिए दूसरी इक्वेशन में, या तो आप चाहो तो सिर्फ एक इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हो। ऐसा करूं क्या? एक ही इक्वेशन को चेंज करता हूं, 4 को एज इट इज रहने देता हूं, नीचे वाली इक्वेशन में दोनों ही चेंज कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 5। देखो मुझे यहाँ पे u का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, v का चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं ऐसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर देता हूं इसको। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 5, u टाइम्स u का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y को लिख सकता हूं माइनस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूं, प्लस v टाइम v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, मैं v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y को लिख सकता हूं u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकता हूं। कैसे चेंज किया समझा? आपको दोनों इक्वेशंस को सेम वेरिएबल में बनाना है, यानी सेम डेरिवेटिव में। अगर यहाँ पे डेल u बाय डेल x है तो यहाँ पे भी आपको डेल u बाय डेल x लाना है। कैसे लाए? डेल v बाय डेल y के जगह मैंने लिख दिया डेल u बाय डेल x। आ गया डेल u बाय डेल x।
ये अगर डेल वी बाय डेल एक्स में, तो मैं इसे भी डेल वी बाय डेल एक्स में लेके आऊँ। कैसे? डेल यू बाय डेल वाई को मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यानी डेरिवेटिव वैल्यू दोनों में सेम बनाना, ताकि वैल्यूज कटे कुछ तो भी। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इक्वेशन नंबर आ गई 6 आ गई। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं आप, याद है ना? अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं? पहले किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बनाते हैं सेम, फिर उनको कर देते हैं ऐड। अब देखिए यहाँ पे v का डेरिवेटिव है माइनस साइन के साथ, है v का डेरिवेटिव है प्लस साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे u मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ, यहाँ पे v मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा? देखिए सेम जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते ना, सेम मेथड है, पर क्योंकि वेरिएबल में तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ख्याल रखिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय u एंड इक्वेशन 6 बाय v एंड ऐड। बताइए क्या मिलेगा? इसको u से मल्टीप्लाई करना है, तो u इंटू यू स्क्वायर डेल u बाय डेल एक्स, प्लस u से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा uv डेल v बाय डेल एक्स। इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कौन सा साइन है? माइनस, तो आ गया माइनस u इंटू वी uv डेल v बाय डेल एक्स, प्लस v इंटू वी स्क्वायर डेल u बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। आ गया? क्या हो रहा? uv डेल v बाय डेल एक्स माइनस uv डेल v बाय डेल एक्स कैंसिल, यहाँ पे भी डेल u बाय डेल एक्स है, यहाँ पे भी डेल u बाय डेल एक्स है, कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डेल u बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। मिला? दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? जब या तो पहली वैल्यू 0 हो या तो दूसरी वैल्यू 0। तो आप बोल सकते दिस इंप्लाइज या तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 है, या तो डेल u बाय डेल एक्स 0 आएगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आ गया पक्के में? इफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 आ जाए। अब आप एक चीज बताओ, अगर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अगर 0 है, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू 0 आ गई। लिखा था मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, ये होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू आ गई 0, और दो वैल्यू का सम 0 आ रहा है ऑल्सो, तो आप बोल सकते हैं u भी 0 होगा और v भी 0 होगा, क्योंकि u और v, आपको एक चीज पता है ना, u प्लस आई वी, यहाँ पे u और v दोनों रियल नंबर होते हैं, है ना? ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन u और v दोनों रियल होते हैं करके i बाहर आ जाता है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो v के बाहर होता है। तो एक नंबर अगर आप 5 का स्क्वायर ले रहे हो और -5 का स्क्वायर ले रहे हो, तो ये कभी भी कट के 0 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो दो वैल्यू अगर स्क्वायर में है और दोनों ऐड हो रही है, तो वो कभी 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 है मतलब u भी 0 है और v भी 0 है। तो इस केस में f ऑफ z जो था u प्लस आई भी, ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 i, यानी 0, और 0 कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, तो आप लेंगे देयरफॉर f ऑफ z इज कांस्टेंट। यही प्रूव करना था आपको कि f ऑफ z क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो ये हो गया पहला केस, अगर ये वाली वैल्यू 0, या तो इफ डेल u बाय डेल एक्स आ जाए 0, तो इसको थोड़ी देर को छोड़ दो, आ गया। अब आपने बता दिया कि डेल u बाय डेल एक्स क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। चलिए अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन?
एक ये इक्वेशन यूज कर रहे थे हम लोग। अब थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट लेकिन समझिए। हाँ, पहले इसे सॉल्व कर देता हूँ, फिर वाला पार्ट समझिएगा। अब देखिए, मैंने u को निकाल लिया पहले केस में। अब मुझे निकालना है डेल v बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो चलिए बताइए डेल v बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे। डेल v बाय डेल एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, u को काटना पड़ेगा। यहाँ पे डेल u बाय डेल एक्स के सामने है u, यहाँ पे इसके सामने है v है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा v से, इसे मल्टीप्लाई करूंगा u से, और दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय v एंड इक्वेशन 6 बाय u एंड सब्ट्रैक्ट। चलिए पहले वाले को v से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा uv डेल u बाय डेल एक्स प्लस v इंटू v स्क्वायर डेल v बाय डेल एक्स। ये होगी पहली इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन से, काय से मल्टीप्लाई होगा u से, तो u इंटू u स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस डेल v बाय डेल एक्स प्लस u इंटू uv डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो क्या मिला, uv डेल u बाय डेल एक्स प्लस v स्क्वायर डेल v बाय डेल एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस u स्क्वायर डेल v बाय डेल एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस uv डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। uv डेल u बाय डेल एक्स, uv डेल u बाय डेल एक्स 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ पे भी डेल v बाय डेल एक्स, यहाँ पे भी डेल v बाय डेल एक्स कॉमन निकाल लो, तो आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू डेल v बाय डेल एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 0। इसका मतलब या तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये है 0 से इक्वल, या तो डेल v बाय डेल एक्स ये है इक्वल टू 0। आ रहा है, ये चीज समझ में आई सबको कि या तो आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये 0 है, या तो डेल v बाय डेल एक्स ये 0 है। अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 0 है तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि f ऑफ z क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप लिखेंगे इफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 0 देन f ऑफ z इज कांस्टेंट, ऑलरेडी प्रूव कर चुके। और दूसरा है इफ डेल v बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। दो सिनेरियो हो गया, पक्के में समझ में आया, दोनों सिनेरियोज आपने लिख दिया है। तो चलो नाउ फ्रॉम ए एंड बी, चलो अब देखते हैं दोनों सिनेरियोज का केस। पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मुझे कि डेल u बाय डेल एक्स 0 आएगा, यहां पे दिया हुआ है डेल v बाय डेल एक्स 0 आएंगे। CR इक्वेशन याद है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अब थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ये इक्वेशन की तरफ ख्याल कीजिए। डेल u बाय डेल एक्स अगर 0 है तो मैं बोल सकता हूं डेल v बाय डेल y भी 0 हो जाएंगे, बोल सकता हूं। और डेल v बाय डेल एक्स 0 है मतलब डेल u बाय डेल y भी 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब आप ये इक्वेशंस को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। u फंक्शन होता है x और y का,
होता है। आप बोल रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लगाया तो भी आंसर आया 0। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लगाया तो भी आंसर आया 0। अगर u की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 2x। आप विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो आप देखें जब यहाँ पे y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आया 0 आया। मैं कह रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x करने पे भी 0 आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू y करने पे भी 0 आ रहा है। मुझे इतना पता है अगर u पे y की टर्म प्रेजेंट नहीं है तभी उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 0। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x भी 0 आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू y भी 0 आ रहा है, मैं कह सकता हूं देयरफॉर u इज कांस्टेंट। कह सकता हूं u इज अ कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे लेट u आ जाए इक्वल टू a वेयर a इज कांस्टेंट। समझा लॉजिक क्या कह रहे हैं? v है, v फंक्शन है x और y का। आप बोले जब मैंने v को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर क्या आया 0। यानी v में x की टर्म प्रेजेंट नहीं है। फिर आप कह रहे हैं मैंने v को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y तो आंसर आया 0। मतलब v में y की भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। v में अगर x भी प्रेजेंट नहीं है, y भी प्रेजेंट नहीं है और v फंक्शन है x और y का, मतलब v क्या है कांस्टेंट है। ऑल्सो v इज अ कांस्टेंट। लेट v को डिनोट कर देता हूं b से वेयर b इज कांस्टेंट। तो इस सिनेरियो में आप कह सकते हैं f ऑफ z जो इक्वल है u प्लस आई बी से। u की वैल्यू क्या लिया मैंने a प्लस आई टाइम b की वैल्यू क्या लिया b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। आ गया? तो आप लिखेंगे हैंस f ऑफ z इज कांस्टेंट। तो चाहे कांस्टेंट की वैल्यू 0 आए या तो कांस्टेंट की वैल्यू a प्लस आई बी के फॉर्म में आए, f ऑफ z ये क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर हैंस if f of z is analytic function with constant modulus then f of z is constant। कैसे लेके गए क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा प्रोसीजर याद रखना है कि आपको कैसा दिमाग लगाने से आंसर मिल सकता है। अगर वो बोल रहा है कांस्टेंट मॉड्यूलस, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं दिख रहा कहीं पे, तो मुझे हार्मोनिक फंक्शन की ओर जाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो चीख चीख के कह रहा है कि एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन तो आएगा ही। क्वेश्चन में ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तो हार्मोनिक फंक्शन भी आएगा ही। तो आपको ऐसा दिमाग लगाना आना चाहिए। अगर आप ऐसा दिमाग लगाना सीख लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो मैंने आपको दो मेथड पढ़ाया था जिसपे आप एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, उम्मीद है आप वाली मेथड थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आए होंगे। एक वो मिलने थॉमसन मेथड थी और दूसरी वो एग्जैक्ट वाली मेथड थी। तो उम्मीद है आपको वाली दोनों मेथड अच्छे से याद होगी। लिखिए फाइंड द एनालिटिक फंक्शन w equals to u plus iv given that v दिया हुआ है आपको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक x कॉस y ऑल्सो फाइंड। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको v दिया हुआ है और कह रहा है w ये है u प्लस आई वी, यानी f ऑफ z ये होता है इक्वल टू w, इसकी वैल्यू दिया है u प्लस आई वी। आपको v दिया हुआ और कह रहा है u निकालो। तो हमें दो मेथड पता है, एक हम एग्जैक्ट वाली मेथड से जा सकते हैं, एक हम
मिलने थॉमसन मेथड से जा सकते। मिलने थॉमसन मेथड क्या रहती थी, हम x के जगह z डालते थे, y के जगह 0 डालते थे, पूरे क्वेश्चन को z के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे और फिर आंसर निकालते थे। याद है? तो चलिए हम पहले मिलने थॉमसन मेथड के क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, मुझे w दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर w क्या होता है, फंक्शन ऑफ z होता है। ये इक्वल दिया हुआ है u प्लस आई v से दिया हुआ है, इसी को मैं 1 देता हूं, इज सॉरी एनालिटिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है मेरे पास, एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस। तो बताइए CR इक्वेशन क्या रहता, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल है v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल है माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से। इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, समझ रहा है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे v दिया हुआ है, तो चाहे मैं कोई भी मेथड लगाऊं, मुझे इतना पता है कि मुझे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा v में, ताकि मैं u निकाल सकूं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, मुझे दिया हुआ है f ऑफ z इक्वल होता है u प्लस आई v से होता है। अब अगर मुझे चाहिए f डैश ऑफ z की वैल्यू, काय की वैल्यू चाहिए मुझे, f डैश ऑफ z की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, यानी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, करना पड़ेगा। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करूं तो भी मेरा काम जम जाएगा, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करूं तो भी मेरा काम जम जाएगा, जमेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f डैश ऑफ z, मैं कर लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डेल u बाय डेल x प्लस आई टाइम डेल v बाय डेल x। लिख सकता है ऐसा, ये समझ रहा है ना। आप लोग हमेशा डेरिवेटिव वाली वैल्यू निकालते थे, क्वेश्चन याद है कि नहीं है, मिलने थॉमसन मेथड याद है ना सबको, क्या करना पड़ता है, आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। आप विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y ऐसा जाते हैं, हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम x के जगह z डालने वाले और y को 0 लेने वाले, तो हम क्वेश्चन को पूरा विथ रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करेंगे। इस केस में y में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, लेकिन हम जा सकते हैं, है ना, इन जनरल हम y में जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, क्योंकि u और v फंक्शन है दोनों x और y है। चलिए लगाइए यहाँ पे, मुझे काय की वैल्यू पता है, मुझे पता है वैल्यू v की, तो मैं पूरे क्वेश्चन को काय में कन्वर्ट करूंगा, v में कन्वर्ट करूंगा। तो आप लिखेंगे f डैश ऑफ z की वैल्यू आ जाएगा डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल v बाय डेल y प्लस आई टाइम डेल v बाय डेल x। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ऐसा समझ रहा है ना सबको, याद रखिएगा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर आपको फंक्शन निकालना है तो आपको पूरे क्वेश्चन को v के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि v की वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं v का डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो चलिए अब v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है ये निकालिए, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आता है ये निकालिए। तो आप लिखेंगे हियर मुझे v दिया हुआ है, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। पहले आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक वैल्यू है, नीचे एक वैल्यू है, ऊपर भी x प्रेजेंट है, नीचे भी x प्रेजेंट है, यानी कौन से फॉर्म में आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v। क्या रहता था, v डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1,
माइनस यू, डेरिवेटिव ऑफ v, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 अपॉन v का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। u और v में अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको काय में याद रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्या था, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर होता है प्लस कॉस वाई मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव के बाहर, इसमें x है, कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x। डेरिवेटिव वगैरह याद है सब लोगों को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक x कॉस y आएगा। तो क्या मिली यहां से वैल्यू, डेल v बाय डेल एक्स मुझे मिल गया, वाई स्क्वायर जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया था, आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक x कॉस y। इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y, करना है तो आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू y, v गेट, बताइए क्या मिलेगा, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आप लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, ये आ गया 1 अपॉन y के फॉर्म में, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन y का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस कॉस हाइपरबोलिक x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन y। आगे कैसे आया समझा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए यहाँ से क्या वैल्यू मिली आपको, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आ गया माइनस 2 इंटू एक्स वाई, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक x साइन y। इक्वेशन नंबर 7 आएगा। अब बताइए पूरी इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लिखूं तो मुझे f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 4, 6 एंड 7 मुझे f डैश ऑफ z क्या मिल जाएंगे, f डैश ऑफ z इक्वल है डेल v बाय डेल y से, डेल v बाय डेल y, ये रही वैल्यू। तो ये आ गया डेल v बाय डेल y, फिर उसके बाद क्या है, प्लस आई टाइम्स डेल v बाय डेल x, तो आई टाइम्स डेल v बाय डेल x, ये है वैल्यू, प्लस आई टाइम्स डेल v बाय डेल x। आ गया, मुझे मिल गया f डैश ऑफ z। याद है एक बार आप जब f डैश ऑफ z निकाल लेते हैं फिर मिलने मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, x के जगह z डालना पड़ता है, y के जगह 0 डालना पड़ता है। तो इसे इक्वेशन 7 दे चुके थे, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0, v गेट, जहां जहां पे x है उसके जगह z, y के जगह 0, तो क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ z की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 2x y, y के जगह क्या डाल रहे हैं 0, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएंगी 0।
माइनस कॉस हाइपरबोलिक x के जगह z, y के जगह 0, तो आ जाएगा साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 क्या होता है? 0, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी 0 हो जाएगा। प्लस y का स्क्वायर, y के जगह क्या डाल रहे हैं? 0, तो आंसर आ जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x के जगह क्या डाल रहे हैं? z, तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x के जगह क्या डाल रहे हैं? z, तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y के जगह क्या डाल रहे हैं? 0, तो उसका स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक x, x के जगह क्या डाल रहे हैं? z, कॉस y, y के जगह क्या डाल रहे हैं? 0, और ये पूरी वैल्यू काय से मल्टीप्लाई हो रही है? i से हो रही है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? f डैश ऑफ z की वैल्यू साइन 0 होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे क्या बचा? z स्क्वायर और z स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? माइनस i अपॉन z का स्क्वायर लिख सकता। और बताइए cos 0 कितना होता है? 1, तो आ जाएगा i इंटू, तो i को बाहर ही निकाल के रखते हैं, अंदर नहीं लेके जाते, अभी को बाहर ही रख देते, तो i को बाहर ही रखूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड का पावर 4, तो आ जाएगा -1 अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड, सिंस साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ। समझा? कोई दिक्कत नहीं। मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ जेड की, एफ डैश ऑफ जेड की चाहिए क्या? नहीं। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड कब आया था? जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन एक्स का ऐसे इक्वल है जेड से, तो मैं जहां जहां एक्स है उसके जगह जेड कर दिया हूं, तो मतलब डेरिवेटिव जो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था वो क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू जेड हो गया। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वी गेट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा? आई जैसा था वैसा, -1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 अपॉन जेड आएगा। आएगा कैसे आया समझा ना? माइनस जेड का पावर 2 ऊपर जाएगा तो जेड का पावर -2, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या रहता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस जैसा था वैसा, z टू द पावर n के जगह है -2, तो आ जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या होता है? -1, तो आ जाएगा माइनस जेड का पावर -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 1 अपॉन जेड का पावर -1, नीचे क्या, तो जेड का पावर +1। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये सब आपको अच्छे से आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख के आइए। और आपको याद होगा साइन हाइपरबोलिक जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है। तो आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, तो वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आ गया? तो आपको समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे जो पता है कि मेरा u और v दोनों होते हैं फंक्शन ऑफ x एंड y, मैंने जो आंसर है किसके टर्म्स में निकाला हूं? z के टर्म्स में, तो मुझे इसे वापस से लेके आना पड़ेगा किसके टर्म्स में? x और y के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे कन्वर्ट कर देते हैं x और y के टर्म्स में। कैसे कर सकते हैं? याद है क्या कैसे करते हैं? मुझे पता है z इक्वल होता है x प्लस आई वाई से, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो एफ ऑफ z की वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास i इंटू 1 अपॉन z को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस आई वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक z को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस आई वाई प्लस c लिख सकता हूँ। रीजन में आप डाल देंगे सिंस z इक्वल होता है x प्लस आई वाई से होता है। पहले तो i कभी भी डिनोमिनेटर में हम रखते हैं क्या? नहीं। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई था, इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे? x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस हाइपरबोलिक c प्लस d का क्या रहता है? कॉस हाइपरबोलिक c प्लस कॉस इंटू कॉस हाइपरबोलिक d
प्लस साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी। लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पे? कॉस हाइपरबोलिक सी प्लस डी का, जो होता है कॉस हाइपरबोलिक सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी प्लस साइन हाइपरबोलिक सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी। आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, पहले ये लिख दूं, x माइनस आई वाई अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है? आई का स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। याद रखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक आई वाई इक्वल होता है कॉस वाई से, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन ना, एडिशन नहीं है, और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसा था? साइन हाइपरबोलिक आई वाई इक्वल होता है आई साइन वाई से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये नया फॉर्मूला है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो क्या याद रखना? कॉस हाइपरबोलिक आई वाई ये इक्वल रहेगा कैसे? कॉस वाई से। एक और फॉर्मूला भी होता है कॉस आई वाई, ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई से। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा? आई वाई अगर अंदर आ जाए तो हाइपरबोलिक हट जाता है ना, तो आ गया कॉस वाई। कॉस के अंदर आई वाई है तो जैसे आई हटेगा तो आ जाएगा हाइपरबोलिक, आ जाएगा। सेम चीज साइन के लिए भी याद रखना है, तो साइन हाइपरबोलिक आई वाई ये इक्वल आता है आई साइन वाई से, और साइन आई वाई ये इक्वल आता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई से। तो सेम चीज जो कॉस में होती है, कॉस में लेकिन आई नहीं आता, साइन में आई आता है। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। कर सकते इतना, कुछ हार्ड नहीं है उसमें, बस फॉर्मूला याद करना है। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो अब क्वेश्चन में कोई भी दम बचा नहीं है। आपको बस रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। रियल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करना है यू से, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, किससे सॉल्व कर रहे हैं आप? एफ ऑफ जेड को सॉल्व कर रहे हैं आप। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये आ गई है मेरे पास, अभी तक आ गई है। चलिए बताइए क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? आई को मैं अगर ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं, पहले तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा। आई का स्क्वायर होता है -1, ये हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। क्या किया समझा? ये स्टेप को सॉल्व किया मैंने। आई जैसा था वैसा, एक्स माइनस आई वाई जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर होता है -1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आया? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। आया? कोई दिक्कत नहीं, कीजिए सेपरेट। आई से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो आ जाएगा आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है आई स्क्वायर होता है -1 होता है, तो आ गया आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई का स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। आई स्क्वायर की जगह -1 तो आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब देखिए एफ ऑफ जेड काय से इक्वल रहता है? u प्लस आई वी से। तो मुझे रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट कौन सा रहेगा? जिस पे आई नहीं है, इस पे आई नहीं है, इस पे आई नहीं है, तो आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आ गया? और इमेजिनरी पार्ट देख लो,
इमेजिनरी पार्ट कौन सा रहेगा? जिस पे आई प्रेजेंट है, इस पे आई है, इस पे आई है, आई को कॉमन निकाल तो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस पे भी आए कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बताइए u क्या रहेगा? जिस पे आई नहीं है, ये वाली वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन, एंड v क्या रहेगा? जिस पे आई है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। अब आपने सही क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया, कैसे पता चल जाएगा? देखो, मुझे u और v दोनों ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिले और v मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उससे कंपेयर कर लो। v क्या दिया हुआ है आपके पास? ये रहा मेरा v। क्या आना चाहिए आपका v? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। आया बरोबर? यानी मेरे u की वैल्यू भी सही आई है। u क्या आएगा? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, और वही पूछा था आपसे, तो आप लिखेंगे हैंस u इज इक्वल टू, आ गया। तो आपने पूरा का पूरा f ऑफ z भी लिख दिया जो निकालना था आपको, f ऑफ z जो इक्वल होता है u प्लस आई v से, वो भी मेंशन किया मैंने यहाँ पे, f ऑफ z जो इक्वल होता है u प्लस आई वी से, तो हो गया u प्लस आई वी हो गया। और आपको u भी लिखने को बोल रहा था तो u भी लिख दिया आपने, लिख दिया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम वो जो एग्जैक्ट वाली मेथड थी वो भी देखेंगे और बाकी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमें u या v में से कोई दिया हुआ हो और हमें दूसरा फंक्शन निकालना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए एक बार, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अच्छा स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है ये आपके लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।